भाई निखिल सुन। हाँ बोल निकी। ये ब्रेन के टॉपिक में बहुत डाउट्स है यार, कहाँ से पढूं? अगर तुझे ब्रेन टॉपिक क्लियर करना है तो यूट्यूब पे एजे सर बायोलॉजी से पढ़। बायो बायो के के बेस्ट बेस्ट टीचर टीचर मतलब मतलब एजे एजे सर सर बायोलॉजी। बायोलॉजी। A most superior organ, central information center, and also control and command systems. It is work like a computer CPU जो हमारे बॉडी के हर एक फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, उनको कमांड कर रहा होता है। जैसे सीपीयू के बिना हम कंप्यूटर का परफॉर्मेंस नहीं कंट्रोल कर सकते, उसी तरह हम ब्रेन के बिना हम अपने बॉडी के किसी भी फंक्शन को हम सही ढंग से नहीं कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसीलिए इस कोऑर्डिनेशन ऑर्गन का जो हमारे मोस्ट सुपीरियर पार्ट में रहा करता है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाया करती है। और इसी टॉपिक की आज हमें स्टडी करनी है, जो क्लास 10th में और क्लास 11th के दोनों ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ ये पूछा जा रहा होता है। तो हम इसकी बात करना शुरू करें तो ये बेसिक जो होता है न्यूरॉन्स का बना होता है। हमारे बॉडी के अंदर यदि हम बात करें तो हमारे बॉडी में 30 ट्रिलियन टोटल सेल्स होती हैं। 30 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने, गॉड ने क्या किया कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का बना हुआ, न्यूरल सेल्स का बना हुआ एक पूरा का पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेट करके बनाया, जिसके अंदर हमारा ये ब्रेन जिन सेलों से मिलकर के बना होता है। उनका यदि नंबर की बात करें तो 78 बिलियन सेल्स ये हुआ करती हैं। 78 बिलियन सेल्स का ग्रुप बनाया, जिसे हम बेसिक यदि बात करें तो इसे न्यूरॉन्स है। हमारे बॉडी के हर एक फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए इन्हीं से बना होता है ये हमारा पूरा का पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर। यदि हम बात करें इसकी तो इसे हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी कहा करते हैं। कोऑर्डिनेशन सिस्टम इसलिए कहते हैं कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में कॉम्बिनेशंस बनाने का काम करता है, उन्हें जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ हम इसे कंट्रोल सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने का ये काम कर रहा होता है। यदि इसकी हम बात करें, हमारे बॉडी के हर एक फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। चाहे हम हार्ट के रेट की बात कर लें, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ब्रेन जो होता है इनवॉलेंटरी मैनर में उसे कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे मूवमेंट्स को, हमारे फूड सिस्टम को, हमारे एलिमेंट्री सिस्टम्स को, हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले 100 टाइप के डिफरेंट सिस्टम्स को यही कंट्रोल करने का काम कर रहा होता है। यदि हम इसके वेट की बात करें तो ये फीमेल के अंदर 1200 ग्राम का हुआ करता है फीमेल के अंदर, वहीं मेल की बात 100 ग्राम का हुआ करता है। आप ये ध्यान रखिएगा, वजन जो फीमेल के अंदर होता है वो थोड़ा कम होता है, वहीं मेल के अंदर होता है उसका जो वजन होता है वो ज्यादा रहा करता है। इसके अलावा हम बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात आती है। तो ये हमारे हेड में पाया जा रहा होता है, चारों तरफ स्कल्स की बनी हुई जो स्कल की सेल्स होती हैं उनके अंदर ये रहता है। बेसिक में हम इसकी सेल्स को, जो हमारे स्कल की सेल होती हैं उसमें क्रेनियल सेल्स होती हैं। ऊपर वाली जो क्रेनियल बोन होती है, क्रेनियल बोन का नंबर जो होता है वो 8 क्रेनियल बोन का बना होता है हमारा स्कल। उसी ब्रेन बॉक्स के अंदर, क्रेनियल बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन सुपीरियर पोजीशन हेड में पाया जा रहा होता है। हेड में गॉड ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के बोन्स के अंदर इसे रखा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ब्रेन जो होता है, ब्रेन के ऊपर ही पूरा का पूरा स्कल वाला एरिया हुआ करता है। स्कल की बात करें तो उसमें तो टोटल बोन्स आया करती है, फेशियल बोन, और जो ब्रेन वाले बेसिक जो इंपॉर्टेंट बोन होती हैं उन बोन्स को हम क्रेनियल बोन्स कहा करते हैं। क्रेनियल बोन्स चारों तरफ से ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखा करती हैं, ये चारों तरफ से उसे कवर करके रखती हैं। इन्हीं बोन्स को बोला जाता है क्रेनियल बोन्स। इनका नंबर 8 रहा करता है। आप समझ सकते हो हमारे ब्रेन के ऊपर यहाँ से ये क्रेनियल बोन शुरू होती है, इस बोन को फ्रंटल बोन कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ऊपर वाली जो बोन होती है उन्हें पेराइटल बोन्स कहते हैं, और साइड की बोन्स को टेम्पोरल बोन, और जो बैक में बोन पाई जाती है उसे ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। इन पेयर्ड बोन्स के द्वारा हमारा ये ब्रेन जो होता है हर तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है।
इस इंपॉर्टेंट ऑर्गन को आप समझ ही सकते हो प्रोटेक्ट रखने की कितना ज्यादा जरूरी होता है ये। यदि हम बात करें तो इस बोन्स के बाद से गॉड ने क्या किया कि इसकी कवरिंग दिया। यहाँ पर आप कवरिंग को देख सकते हो, इन कवरिंग को हम मेनिन्जेस कह रहे होते हैं, मेनिन्जेस। मेनिन्जेस की बात करें तो सबसे बाहर जो मेनिन्स होती है उसको हम ड्यूरा मैटर के नाम से जान रहे होते हैं। ड्यूरा मैटर, डर्मिस पर जो पाई जाए वो क्या होगी, ड्यूरा मैटर हुआ करेगी। इसके अलावा जो सेकंड मैटर होता है उसे हम एरेकिनॉइड मैटर कहते हैं। एरेकिनॉइड मैटर मिडिल की मैटर होती है, और इसमें जो यदि हम बात करें तो मैटर को बनाने के लिए इसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज का और मसल का कॉम्बिनेशन देकर के ये मिडिल वाली लेयर बनती है, और ये एरेकिनॉइड मैटर जो होती है ये थिक रहा करती है। इसकी थिकनेस क्या रहती है, थोड़ी ज्यादा रहती है, ड्यूरा मैटर। और तीसरा जो मैटर है वो क्या है, पाया मैटर के नाम से जाना जा रहा होता है। ये तीनों मैटर्स हमारे ब्रेन को चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रखती हैं। चारों तरफ से इनकी लाइनिंग को आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, ये चारों तरफ से क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट रखने का काम करती हैं। इतना ही नहीं, बोन के अलावा ये मेनिन्जेस और इसके अलावा गॉड ने हमारे बॉडी के इस इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ही नहीं, इसके लिए एक फ्लूइड भी दिया उन्होंने, और उस फ्लूइड को हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से जान रहे होते हैं। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे बॉडी के इस इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन को फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। आप डेली एक्टिविटीज कर रहे होते हो, कभी किसी तरीके की कोई हार्ड चीज आकर के आपके ब्रेन पर लग जाती है, लेकिन आपको कोई डैमेजिंग फील नहीं होता, तो क्यों नहीं हो पाता, इन्हीं सब कवरिंग की वजह से, इसी फ्लूइड की वजह से आप फ्रिक्शन नहीं फील कर पाते हो, और आपका जो बॉडी फंक्शन है वो प्रॉपर मैनर में चल रहा होता है। तो ध्यान रखिएगा कवरिंग को। सबसे पहले मैंने बताया, आप याद करने के लिए इसे डीएपी एक ट्रिक बना सकते हो, डीएपी। डी का मतलब हो गया ड्यूरा मैटर, ए का मतलब एरेकिनॉइड मैटर, और पी का मतलब पाया मैटर। और ये आप याद रखिएगा आउटर से इनर साइड जाने के लिए ये ट्रिक रहेगी, डीएपी ट्रिक। तो इस तरीके से आप बेसिकली बहुत ही इजी वे में ब्रेन के इस कवरिंग को याद कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करें तो ब्रेन के क्रेनियल कैपेसिटी की, जिस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट होते रहा, लोअर ऑर्गेनिज्म में ब्रेन जो होते थे केवल और केवल कुछ न्यूरल सेल से मिलकर के बना होते थे, लेकिन बेटा जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होते गया, हमारा ब्रेन भी डेवलप करते चला गया। अगर ह्यूमंस की बात करें, हम होमो सैपियंस की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। होमो सैपियंस का जो ब्रेन होता है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी, पूरा वॉल्यूम की बात करें तो इसकी वॉल्यूम जो होती है क्यूबिक सेंटीमीटर में हुआ करती है, और ब्रेन के जो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 450 सीसी का हमारा ब्रेन पाया जा रहा होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है, इवोल्यूशन के भी प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 450 सीसी की ह्यूमंस होमो सैपियंस का ब्रेन का क्रेनियल कैपेसिटी होता है। बेसिकली चारों तरफ से जब ये क्रेनियल बॉक्स के अंदर कवर्ड रहता है, तो उसमें जो सबसे ऊपर का हिस्सा हुआ करता है, जो मोस्ट डॉर्सल एरिया हुआ करता है, ऊपर से हम बात करें तो आपको डिफरेंट टाइप के इसमें सल्कस दिख रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के इसमें लाइनिंग्स दिख रही हैं, कर्वेचर्स दिख रहे हैं, इन्हें सल्कस कहा जाता है। ये ब्रेन के सल्कस होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसी के अंदर से हमारा शुरू होता है फॉर ब्रेन, यही है फॉर ब्रेन, ये है, और फॉर ब्रेन ये है। आप इसके अंदर देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में ऊपरी स्ट्रक्चर जो है, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर जो है, यही फॉर ब्रेन स्ट्रक्चर कहा जाता है। आप डायग्राम में मैं दिखाना शुरू करता हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हमारा फॉर ब्रेन हुआ करता है। याद रखिएगा ब्रेन पार्ट्स की, ब्रेन पार्ट्स, और सबसे ऊपर वाला हिस्सा मैंने क्या बताया उसे, फॉर ब्रेन। ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये पाया जा रहा होता है। ब्रेन के अंदर कोई सबसे ज्यादा चीज होती है तो ये फॉर ब्रेन का ही हिस्सा होता है। चारों तरफ से यहाँ पर देख सकते हो आप, ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहा करते हैं, और ये फॉर ब्रेन पूरा का पूरा हमारे सबसे ज्यादा न्यूरल सेल से बना होता है हमारा फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन के बाद यदि हम बात करें तो इस मिडिल रीजन में पाया जाता है हमारा, यहाँ पर पाया जा रहा होता है मिड ब्रेन, और जो सबसे निचला हिस्सा है उसे हम हाइंड ब्रेन के नाम से जान रहे होते हैं।
यहाँ से लेकर के पूरा नीचे का स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइंड ब्रेन वॉल। इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में, पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और थर्ड जो है हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड रहता है। यदि हम फोर ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो ये फोर ब्रेन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा, जैसे मैंने अभी दिखाया, उसे हम बोल रहे होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आप देख रहे हो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का लेफ्ट पार्ट और दूसरा जो राइट पार्ट। इस तरीके से ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 हुआ करते हैं। तो इसे हम सबसे पहले सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये बेटा यहाँ पर एक नर्व के बने हुए ट्रैक के द्वारा जुड़े होते हैं। इस तरीके से नहीं होता, इसके बीच में सल्कस पाए जाते हैं। ये सल्कस आपको दिख रहे हैं, यही फाइब्रस चीज नेटवर्क की बनी हुई, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारे ब्रेन के इन दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड करके रखता है। इसे हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर मैंने बताया सबसे पहले, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब हाफ होता है, हाफ ऑफ पार्ट्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं कार्पस कैलोसम के द्वारा। कार्पस कैलोसम इन दोनों पार्ट्स को क्या करता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दोनों पार्ट्स को कनेक्टेड रहता है, कभी भी उन्हें सेपरेट नहीं होने देता। और इस तरीके से ये मेन पार्ट, और उसके बाद से जो अगला पार्ट होता है थैलेमस, यहां पर पाया जाता है। ये होता है कौन सा पार्ट, थैलेमस। थैलेमस, उसी के नीचे एक और थैलेमस पाया जा रहा होता है, थोड़ा नीचे होने की वजह से उसे हाइपो बोल देते हैं, हाइपोथैलेमस। ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं, फोर ब्रेन के पार्ट हुआ करते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये दोनों फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। और इस तरीके से ये हमारा फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से, सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम बोला जाता है जब दोनों हेमिस्फीयर को हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद जो अगला पार्ट आया थैलेमस, और लास्ट पार्ट कौन सा, हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन जो होता है 2 ग्लैंड्स उसके पास पाई जा रही होती हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, दूसरी पीनियल ग्लैंड होती है। आप जानते ही हो ग्लैंड्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोन का सेक्रेशन करना, और यही हार्मोन हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब कुछ हार्मोन्स का नाम मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे जो पीनियल और पिट्यूटरी होते हैं। हाइपोथैलेमस भी इसी तरीके का एक फंक्शन शो करता है, हाइपोथैलेमस से भी हार्मोन्स निकल रहा होता है, इसीलिए हम इसे सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जान रहे होते हैं। ये सुपर मास्टर ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड उन्हीं में से है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो जिसके फंक्शन को ये कंट्रोल कर रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। मास्टर ग्लैंड ये हमारी बॉडी के मेजर फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट, और इससे टोटल 9 टाइप के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। आप जो बेसिक हार्मोन समझ रहे होते हैं, FSH, LH, ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा और डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, रेगुलेटिंग हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीट हो रहे होते हैं। उसकी हम बात कभी और करेंगे, यहाँ पर हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ब्रेन से ही रिलेटेड हम बातें लेकर के चलते हैं। पीनियल ग्लैंड भी हमारे डे नाइट के रिदम को कंट्रोल करने का काम करता है और डिफरेंट तरीके के फंक्शंस को चला रहा होता है। जहां तक हम थैलेमस की बात करें तो ये हमारे जो मोटर एरिया होते हैं, सेंसरी एरिया होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस 3 अलग अलग तरीके के फंक्शन को कंट्रोल करता है। पहला, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरी हम बात करें तो ये हमारे जो थ्रस्ट होता है और हंगर होता है उसे भी कंट्रोल करने का काम कर रहा होता है। तो याद रखिएगा, बॉडी टेम्परेचर और ये किसका सेंटर होता है, हंगर और थ्रस्ट का सेंटर हुआ करता है। इस तरीके से ये अपना रोल जो होता है शो कर रहा होता है। इसके अलावा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर था, जो ऊपर वाला पार्ट था जिसकी हम बात यहाँ पर किए हुए थे, यदि हम इसकी भी बात करें तो इसके पूरे पार्ट्स को हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। यहाँ ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं। ये कॉर्टेक्स और मेडुला जो आउटसाइड का हिस्सा है कॉर्टेक्स, ये ऊपर का जो हिस्सा होगा, हाफ पार्ट जो होगा वो कॉर्टेक्स होगा, नीचे वाला हिस्सा मेडुला होगा। ये दोनों पार्ट्स इस तरीके से डिवाइडेड रहा करते हैं। ऊपर वाला पार्ट का काम प्रोटेक्शन हुआ करता है और कंट्रोलिंग हुआ करता है, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा मेडुला होता है उसमें अलग अलग तरीके के एरियाज पाए जाते हैं। एक एरिया जो सबसे ऊपर पाया जा रहा होता है उस एरिया को हम सेंसरी एरिया के नाम से जान रहे होते हैं।
सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया का काम होता है कि हमारे सेंस ऑर्गन से, सेंसरी एरिया जो होता है ये हमारे सेंस ऑर्गन, आप टोटल पढ़ चुके हो 6 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसमें हमारा नोज होता है, ईयर, इसके अलावा टंग होता है, बॉडी का ये स्क्रीन हुआ करता है, इस तरीके के ये जो हमारे आईज भी आया करता है उसके अंदर, और ये सेंसरी ऑर्गन के सारे सिग्नल इसी सेंसरी एरिया में जाया करते हैं। 6 सेंस ऑर्गन का ये सेंटर सेंसरी एरिया। इसके अलावा एक और एरिया होता है जो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, उसे वापस भेजने का काम करता है, उसे मोटर एरिया कहते हैं। जो हमारा ये कॉर्टेक्स रीजन होता है, जो ऊपर का हिस्सा हुआ करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का कॉर्टेक्स, उसी के अंदर जो एरिया पाया जा रहा होता है उसी का नाम क्या था? सेंसरी। सेंसरी एरिया जो हमारे सेंस ऑर्गन के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा था, हमारे सेंस ऑर्गन जो चीजें सेंस करती हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम, यहीं पर उसकी सेंडिंग होती है, यही जो सेंडर होता है वो रिसीव कर रहा होता है हर तरीके के इंफॉर्मेशन को। रिसीविंग करने के बाद एक और जो एरिया होता है मोटर एरिया, उस रिसीविंग को पकड़ने के बाद से क्या करता है, उनको कोऑर्डिनेट करके वहां से सिग्नल्स को जनरेट करके हमारे इफेक्टर सेल्स तक, हमारे बॉडी के मसल्स तक, हमारे बॉडी के ग्लैंड्स तक पहुंचाती है, और वहां से हार्मोन्स का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। और इन दोनों के बीच में कुछ मेमोरी वाली सेल्स हुआ करती हैं, उन एरिया को बोला जाता है एसोसिएशन एरिया। नाइदर सेंसरी नॉर मोटर एरिया हुआ करता है, ये एसेसरी एरिया। ये दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है एसोसिएटरी एरिया। ये क्या करता है, सेंसरी भी नहीं होता और मोटर भी नहीं होता, इन दोनों के बीच में बस कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा होता है। इस तरीके से हमारा फोरब्रेन डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। आप डिफरेंट टाइप के रीजनिंग के बारे में सुन रहे होते हो, लर्निंग के बारे में सुन रहे होते हो, ऑडिटरी एरिया के बारे में सुनते हो, विजुअल एरिया के बारे में सुनते हो, जो कुछ भी आपको से दिखाई देता है या फिर जो कुछ भी आपकी बॉडी के स्किन सेंस करती है, इसके अलावा जो कुछ भी ईट करते हो उसमें किस तरीके से टेस्ट पता चलता होगा, किस तरीके से उसकी स्मेल पता चलती होगी, तो इसी एरिया के जो डिफरेंट की सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं और उनका जो इंफॉर्मेशन होता है एसेसरी एरिया में स्टोर हो जाया करता है, मोटर एरिया उसके प्रति रिस्पॉन्सेस जनरेट कर रही होती है। तो ये फोरब्रेन का जो पहला एरिया था सेरिब्रम, उसकी बात हुई, सेरिब्रम का हेमिस्फीयर बता रखा था, सेरिब्रम के एरियाज हो गए। अब बात आती है कि जो अगला एरिया हमारा था मिड ब्रेन, उसकी बात करना शुरू करते हैं। इस तरीके से ये हमारा फोरब्रेन ओवर रहा। हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन जो होता है बेसिकली उसका कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन तो नहीं है, लेकिन वो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट शो करने का काम करता है, वो हाइपोथैलेमस और जो हाइंड ब्रेन का पोन्स होता है, ये रहा पोन्स और जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर आप हाइपोथैलेमस देख पा रहे हो, हाइपोथैलेमस से आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ से लेकर के जो यहाँ का पोन्स एरिया है, इन दोनों के बीच में पाया जा रहा होता है हमारा मिड ब्रेन। हमारा मिड ब्रेन यहाँ पर पाया जा रहा होता है, और ये मिड ब्रेन के अंदर कुछ खास चीज नहीं पाई जाती, केवल न्यूरॉन्स का एक बना हुआ डक्ट पाया जाता है, और वो 4 डक्ट पाइप के फॉर्म में हुआ करते हैं डोर्सल पार्ट से, और उस पार्ट को बोला जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, कार्पोरा बोलते हैं। और 4 नंबर में होने की वजह से, डोर्सल साइड में होने की वजह से इसे क्वाडी बोलते हैं। आप जानते ही हो केमिस्ट्री में या ग्रीक लैंग्वेज में हम क्वाडी का मतलब क्या समझते हैं, 4। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, जेमाइना का मतलब लेयर हुआ करता है। तो ये मिड ब्रेन जो होता है केवल और केवल फोरब्रेन और क्या करता है, हाइंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद से हमारा जो तीसरा पार्ट आ रहा था हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हुए, पहला पोन्स हो गया, दूसरा जो एरिया हुआ वो कौन सा, मेडुला, पोन्स मेडुला, और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का जो मेमोरी वाली पार्ट होती है, जिसे हम आर्बर बटाई के नाम से जान रहे होते हैं, ये वाला हिस्सा जो होता है ये क्या होता है, सेरिबेलम हुआ करता है, सेरिबेलम। 3 पार्ट्स हो गए, पोन्स, दूसरा पार्ट मेडुला और तीसरा पार्ट सेरिबेलम। इन तीनों पार्ट्स का अपना अलग अलग फंक्शन हुआ करता है। ये हमारे ब्रेन के हाइंड पार्ट्स में हुआ करते हैं, पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन होता है ये हमारे बॉडी के इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, हमारे बॉडी के इनवॉलेंटरी।
जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता उन फंक्शंस को बोलते हैं हम इनवॉलेंटरी फंक्शंस। तो ये हमारी अनैच्छिक हिंदी में उसे कहा करते हैं, जिनकी हमारी इच्छाएं नहीं होती, हमारा इच्छा शक्ति उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वैसे फंक्शंस को ये हमारा हाइंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, पोन्स और मेडुला उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। यदि हम बात करें तो पोन्स जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी रेट को, हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, हमारे हार्ट के बीट को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा मेडुला। तो ये याद रखिएगा, रेस्पिरेशन को, हार्ट बीट को, बीपी को, ये सब कौन कंट्रोल करते हैं? पोन्स और मेडुला कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम की बात कर रहे थे। सेरिबेलम जो न्यूरॉन्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक होता है, ये हमारा बेसिक फंक्शन की बात करें तो ये हमारे मेमोरी को तो कंट्रोल करने का काम करता ही है। जितना ज्यादा सेरिब्रम डेवलप होगा उतना ही ज्यादा हमारा आईक्यू हाई हुआ करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, यहाँ की न्यूरॉन्स जो होती हैं आपस में जुड़ते जाती हैं, कॉम्बिनेशंस बनाती जाती हैं, और उन कॉम्बिनेशन की वजह से ही हम इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर पा रहे होते हैं। तो इस पूरे के पूरे हिस्से के अंदर एक जो जहां पर न्यूरल सेल्स का हेड हुआ करता है, जिसे हम साइटोन्स कहते थे, उनकी वजह से ये कलर जो होता है बीच वाला हिस्सा डार्क हो जाया करता है, जिसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, ग्रे मैटर। और जो बाहर का हिस्सा व्हाइट हुआ करता है उसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। और ये दोनों मिल करके एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता था, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, आर्बर बटाई उसे कहते हैं। ये जितना ज्यादा डेवलप होगा उतनी ही ज्यादा हमारी इंटेलिजेंस डेवलप होगी, और जितना ज्यादा इसका कम डेवलपमेंट होगा, डिजीजेस हो जाने के केस में, न्यूरॉन्स का ज्यादा फॉर्मेशन न होने के केस में इसका नंबर डिक्रीज कर जाता है और इंटेलिजेंस क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाया करती है। तो इस तरीके से हमने ब्रेन के हर पार्ट को यहाँ पर स्टडी किया। तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।